हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिसमें एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन थे, रेडियस के क्वेश्चंस थे और कुछ ही क्वेश्चन किए थे अपन ने 3-4। तो आज अपन उन्हीं के आगे से कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं और एक दो डेरिवेशन और बचता है जो बोहर कैलकुलेशन में काउंट होता है। लाइक बोहर ने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करना सिखाया था, वो भी अपन देखेंगे। और उसका टाइम पीरियड यानी एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम पीरियड लेता है वो भी बोहर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आज अपन देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ 2-4 क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपको एक राइबर इक्वेशन करवाई थी, तो एनर्जी से रिलेटेड एक इक्वेशन मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो वो इक्वेशन भी अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से आज का लेक्चर, जो कि है पार्ट 11। चलिए, पहला क्वेश्चन है अपना। पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, radius of fourth orbit in hydrogen atom is 0.85 nanometer. Calculate the velocity of the electron in this orbit. Calculate the velocity of the electron in this orbit. ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें अपन को इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है। दैट जैसे आपको पता ही है, नहीं भी देता तो आप कर लेते। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन आना बहुत अच्छी बात है। तो वो क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए तो आपने कुछ बताया नहीं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें वेलोसिटी के लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। ये बोहर के पोस्टुलेट से ही सॉल्व होगा। कैसे? अगर मैं बात करूँ सेकेंड पोस्टुलेट की, तो क्या वो सेकेंड पोस्टुलेट mvr इज इक्वल टू NH/2 था। अब देखिए, बहुत सेकंड ऑर्बिट, क्योंकि वेलोसिटी में सॉल्व कराऊंगा अभी, ऐसा नहीं है, वेलोसिटी भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें ये सब नहीं दिया रहेगा। रेडियस वगैरह कुछ नहीं होगा उसमें। क्या होगा? शेल और एटॉमिक नंबर, ये दो चीज रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक, बट इसमें रेडियस दिया है, तो रेडियस जब भी आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको अंडरस्टूड रखना है अपने माइंड में। अब मास m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू गिवन है। v हमको फाइंड करना है, तो हम यहाँ से इक्वेशन क्या बना सकते हैं? v इज इक्वल टू NH/2πmr। अब मुझे इतना बता दो कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर मैं बात करूं NH की, n होता है शेल, तो शेल गिवन है फोर्थ। h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। 2 की वैल्यू क्या होती है? आधे ज्यादा लोगों को 2 की वैल्यू नहीं पता होगी। अरे 2 बहुत बड़ा कांस्टेंट है भाई, 2 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, पाई ये तो सबको पता होगा, मैथ के स्टूडेंट है। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज रेडियस। तो सारी वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब रेडियस तुमने नैनोमीटर में दी हुई है, तो मीटर में चेंज कर लेना, तो वेलोसिटी तुम्हारी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लोगे? सारे डाटा तुम्हारे सामने है, या मैं सॉल्व करके मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सॉल्व आप खुद से करना, इससे कि अपना टाइम भी बचेगा और अपन आगे और भी चीजें पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है 5.45 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। तो सब सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट की जब आप वैल्यू रखोगे तो वहां से ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने लिखवाई है ना, एक तो जूल सेकंड होती है और दूसरी वैल्यू भी लिखवाई है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड वाली। तो यूनिट चेंज करना और वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं
वो स्पेक्ट्रल लाइन वाला क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रल लाइन मतलब इलेक्ट्रॉन की जंपिंग, तो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही होगी, उससे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन अपन वही ले रहे हैं। ये सब लोग सॉल्व कर लेंगे, सारे डाटा तुम्हारे पास हैं और लॉजिक मैंने तुम्हें बता ही दिया। एच की वैल्यू देखना, एच की वैल्यू मैंने किलोग्राम के फॉर्म में भी लिखवाई है, जूल के फॉर्म में भी लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए एक क्वेश्चन, वो जो राइबर इक्वेशन का क्वेश्चन है वो अपन स्किप करते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन में डेल्टा ई का कहीं यूज नहीं है। वो क्वेश्चन डायरेक्टली था कि बालमेल सीरीज है, तो बालमेल सीरीज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड वाले पे इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट सेल पे आ रहा होगा तो लाइमन होता है, सेकेंड पे आ रहा होगा तो बामर होगा। तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली था, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए जिसमें आपको रेडियस रेशियो फाइंड करना है। लिखो क्वेश्चन सब लोग। कैलकुलेट द ratio of the radius, calculate the ratio of the radius of second orbit of hydrogen, atom and that of third orbit, तो हाइड्रोजन एटम है, उसके दो ऑर्बिट दिए हुए हैं, सेकेंड और थर्ड। इन दोनों के रेडियस रेशियो को आपको फाइंड करना है। तो R1/R2 का एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें मैंने बोला है इफ रेडियस रेशियो इज आस्क्ड। तो सॉल्व कीजिए इसे और इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना होगा। देखो ये सारे क्वेश्चन जो मैं सॉल्व नहीं कर रहा था, तो ऐसा मत सोचना कि मैं आलसी हूँ, आलसी बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। ये सब इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब ऐसा नहीं होगा ना कि अगर मैं सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा तो तुम क्या कर रहे हो ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो हाँ, जहाँ पे ऐसा हो कि मैंने पहले ही क्वेश्चन उठाया और वो भी तुम्हारे ऊपर डाल दिया, वहाँ तो मुझे आलसी समझना, जो समझना हो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट में बात कर चुका, जिस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका, अगर उन क्वेश्चंस को मैं दे रहा हूँ तो अब तुम्हारा टाइम है कि तुम इसे करोगे। यार 11 लेक्चर में मेरे साथ हो, तो 11 लेक्चर में सारे क्वेश्चन अगर मैं ही सॉल्व करूँगा तो फिर फ़ायदा क्या है पढ़ने का। तो कुछ तो तुम भी करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो R1/R2। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पीछे जाओ, रेडियस खोलो और रेडियस रेशियो का फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। z की वैल्यू सेम है, n1 और n2 की वैल्यू चेंज है, पुट करो, आंसर निकालो। और इसका आंसर मैं तुम्हें दे देता हूँ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो भाई इसका आंसर आ रहा है R2/R3, R2/R3 इज इक्वल टू 4/9। तो बेसिकली बाकी बैचेस मेरे पास नोन है, आप में से मैं जानता भी नहीं कौन बच्चा किस माइंड का है, कैसे पढ़ रहा है कैसे नहीं पढ़ रहा है। इंटरेक्शन ही नहीं करते यार तुम लोग, मज़ा नहीं आ रहा तुम लोगों को। चलिए सॉल्व हो गया होगा, आंसर आ गया होगा। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आगे, जो कि अपन को डेरिवेशंस करने हैं। तो डेरिवेशन देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें दिया है, और अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है वो मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी कोई डिफिकल्ट होगा। तो अगर अच्छे से काम करोगे तो सारी चीज़ें इजी रहेंगी। चलिए एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसे सॉल्व करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ H एटम इज, ये दिया हुआ है एक इक्वेशन, En इज इक्वल टू माइनस 1.312 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय n² जूल पर मोल। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एटम की बात करता है इसलिए वो यहाँ से Z² को स्किप कर देता है, लेकिन अगर वो किसी और एटम की बात करे या कंपैरिजन करेगा तो Z² आपको लेना है, ये आपको दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। कैलकुलेट, देखो क्या कैलकुलेट करवा रहा है अपन देखते हैं। पहला, फर्स्ट आयनाइजेशन
first excitation energy of the electron in the hydrogen atom. और फिर है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H एटम। क्या बात है, आपसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे पढ़ाए हुए आ रहे हैं भाई। देखो बात की जाए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे जा रहा हो, सेकंड 1 से 3 पे जा रहा हो, थर्ड 1 से 4 पे जा रहा हो, ये ऐसे यानी एक एक स्टेप में चेंज होता है, 1 से 2 या 2 से 3 जा रहा हो। ठीक है, तो जो बेस तुम ले रहे हो, अगर बेस 1 ले रहे हो तो उससे हायर शेल में जैसे जैसे जंप करेगा वो उसकी एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी। तो भाई तुम्हें क्या निकालना है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है। इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, तो सबसे पहले E1, भाई E1 और E2 की बात हो रही है ना, तो -1.312 इंटू 10⁶ और डिवाइड शेल कौन सा हो जाएगा, E1 मतलब ये क्या 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट सेल को, तो फर्स्ट सेल मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, यानी ये आ गया E1 की वैल्यू। E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1.312 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय, अब ये किसकी बात कर रहा है, सेकेंड सेल की, तो सेकेंड सेल का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर जूल पर मोल। अब तुम्हें फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी के लिए तुम क्या करोगे, फाइंड कर लो, फाइंड कर लोगे ना, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 से फाइंड करो, यहाँ पे लगा दो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जंप करने में कितनी एनर्जी उसे लगी, तो वो तुम्हें फाइंड करके देना है। फाइंड करो और आंसर निकाल लो। अगर वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगी, E2 की वैल्यू कितनी, -1.312 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 4, फिर माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1.312 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 1। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर देना है, हो जाएगा सॉल्व। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो कितना है, वो है 9.84 इंटू 10⁵ इंटू 10⁶ जूल पर मोल। ये तुम्हारा आ जाता है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी डेल्टा। भाई सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस करा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस लेकिन क्वेश्चन के अमाउंट कम थे, दैट्स वाई आज मैंने क्वेश्चन उठा लिए। ठीक है, तो इसका चलिए, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आपने निकाल लिया। अब बात कर रहे हैं सेकंड कॉन्सेप्ट में किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बोला था कि इनफाइनाइट से फर्स्ट सेल की बात होती है, तो एक बार E इनफाइनाइट और एक बार E1। तो E1 तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन ही है, E इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ से जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, E इनफाइनाइट माइनस E1, तो यही वैल्यू, ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, और E1 तुमने अभी यहाँ से निकाला है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1.312 इंटू 10⁶ जूल पर मोल। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखो, मैंने तुम्हें बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा इनफाइनाइट से देखी जाती है। ठीक है, हो गया भाई। चलिए अपन ने क्वेश्चंस कर लिए, आज मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की 7-8-10 क्वेश्चन करीब आज डाल दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट के थे जो बचे हुए थे,
तो इन्हें कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चलिए नोट कर लिया, हटा दूँ। तो आज प्रैक्टिस के लिए मैं डालूंगा क्वेश्चंस लेक्चर के बाद, तो उन्हें सॉल्व करना। पहले सॉल्व करना, चलो जैसे आपको करना है वैसे करो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि पहले लेक्चर देखो या पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे आपको बेटर लगे आप वैसा करो, बस काम करो। काम इसलिए करो क्योंकि बहुत जल्दी अपना इंटरेक्शन होने वाला है डायरेक्टली, ठीक है। तो देखते हैं, मे बी नेक्स्ट मंथ चीज़ें हो सकती हैं सही, बट ऐसा कुछ श्योर नहीं है। जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाती है आप उसे अच्छे से फोकस में रखो, बाद में इनका कोई भी रिवीजन आपको नहीं मिलेगा। पहला मैंने आपको रेडियस फाइंड करना सिखा दिया था, दूसरा एनर्जी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। थर्ड, जिस कॉन्सेप्ट पे अपन जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो थर्ड अपन को देखना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्ड अपन क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बात हो रही है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे देखा जाता है, फिर से अपन वही पॉस्टुलेट ही उठाएंगे, और तो कुछ कहने से मैंने आपको पहले ही बताया था कि बोहर के जो दो पॉस्टुलेट में लिखा रहा उन्हीं से सारे डेरिवेशन सॉल्व होंगे। तो फ्रॉम सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पर। अब हमको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mr। r इज रेडियस, रेडियस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो v इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर। एक्चुअली इसमें एक कांस्टेंट भी होता है, कांस्टेंट को हटाया नहीं जाता, उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, पर यहाँ पे कांस्टेंट मैं हटा के ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार कांस्टेंट लोगे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जो अपन फॉर्मूला लेते थे ना, तो 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर, तो k भी आता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखो ये चीज चली जाएगी ऊपर, तो NH इंटू 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर अपॉन 2 पाई n स्क्वायर h स्क्वायर। क्या क्या चीजें कट सकती हैं, काट देते हैं। n से m चला गया, 2 पाई से पाई, और 2 n से n, h से h, क्या बच रहा है ऊपर, ऊपर बच रहा है 2 पाई z स्क्वायर अपॉन NH। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बच रहा है 2 पाई z स्क्वायर अपॉन NH, ये फॉर्मूला बच रहा है। अब सेम कॉन्सेप्ट जो अपन पहले यूज कर रहे थे, तो जितने कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज पुट करो, 2 सेकेंड, जितने कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज पुट करोगे, तो इसमें 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, z कांस्टेंट नहीं है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, और h भी कांस्टेंट है। तो सारी कांस्टेंट वैल्यू रखने के बाद दो चीजें कांस्टेंट क्या क्या नहीं है, z और n, तो सारी कांस्टेंट वैल्यू रखने के बाद हमारी वैल्यू आती है 2.19 इंटू 10⁻6 इंटू z बाय n मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है 2.19 इंटू 10⁻6 z बाय n मीटर पर सेकेंड। अब इसी वैल्यू को अपन, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि जो कांस्टेंट उनको रखा था, तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू v नॉट इंटू जेड बाय n। और v नॉट की वैल्यू क्या है, v नॉट की वैल्यू है 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इस इक्वेशन का यूज करके भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब मान लो वेलोसिटी, अब इस पे एक क्वेश्चन में करा देता, तो पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, ये वेलोसिटी का डेरिवेशन है, फिर से एक्सप्लेन कर देता। सेकेंड पोस्टुलेट उठाया, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है, सेकेंड पोस्टुलेट है बोहर का, हम पढ़ चुके हैं। पहला वाला होता है
जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, यहां से हमने v के टर्म में इक्वेशन को चेंज किया, तो v इज इक्वल टू एम आर कहां चले जाएंगे डिवाइड में, तो एन एच अपॉन टू बाई एम आर, आर इज रेडियस, रेडियस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। अब देखो रेडियस को तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट वैल्यू नहीं रखनी, रखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चीजें नहीं कटेंगी ना जो कटनी है। तो जब भी तुम्हें डेरिवेशन में आर ई इनकी वैल्यू रखना है, तो जो लॉन्ग फॉर्मेट है यानी जिसमें हमने कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं रखी थी वो फॉर्मूला तुम्हें रखना है। एक्चुअल में फॉर्मूला वही होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला वही होता है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें वही फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है। लेकिन क्या होता है, हम बार बार कांस्टेंट की वैल्यू नहीं रखेंगे ना। अब एक बात बताओ, 2 into 3 6 होता है, और कहीं पे क्वेश्चन है तुम्हें 6 पता है, तो क्या तुम बार बार 2 into 3 करोगे? नहीं करोगे ना। जहां पे ये चीज दिख जाएगी तुम 6 रख दोगे कि भाई इसका तुम्हें पता है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन 6 होता है। तो सेम है, उन कांस्टेंट को रखने के बाद वैल्यू आ ही जाती है। ठीक है, इसलिए हम बार बार क्वेश्चन में वो वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर इसे डेरिवेशन में यूज करना है तो लॉन्ग फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आर का मैंने फॉर्मूला रखा, जो चीजें कट हुई उनको कट करता चला गया। ये चीज देखिए, आर का फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी पता है, अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है, देखा हुआ है डेरिवेशन। जो कट हुआ कट किया, v कितना बचा 2 पाई जेड ई स्क्वायर बाय एन एच। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, z कांस्टेंट नहीं है। z होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है ना। e होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, लिखवाया हुआ है आपको। n कांस्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ सेल भी चेंज किया जा सकता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखी तो अपने पास आता है 2.19 into 10 to the power 6, और जो कांस्टेंट नहीं है उसको छोड़ दिया। अब इसी को मैंने v नॉट के फॉर्म में रख दिया है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, और ये वैल्यू आ जाती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये था डेरिवेशन, नोट डाउन कर लीजिए। फिर इस पे क्वेश्चन क्या है यार, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी लूंगा, z और n तुम्हें डिफाइन कर दूंगा, तुम वैल्यू रखोगे और आंसर निकालोगे। चलिए, तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा डेवलप कर लेते हैं। यानी अगर दो वेलोसिटी का रेशियो पूछा हुआ, जैसे अभी रेडियस का रेशियो पूछा गया, तो आप कैसे करोगे, तो वो भी एक बार डेवलप कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज, यानी दो वेलोसिटीज अगर अपन को दी हुई हैं, उनका रेशियो फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूँ तो एक को मैं v1 मान लूँगा, तो v1 कितना हो जाएगा, v नॉट इंटू z1 बाय n1, और v2 कितना हो जाएगा, v नॉट इंटू z2 बाय n2। अब इसका रेशियो हमको फाइंड करना है, तो रेशियो फाइंड करने पे कांस्टेंट वैल्यू कट जाएगी, तो v1 बाय v2 कितना हो जाएगा, z1 बाय z2 इंटू n2 बाय n। एनर्जी भी आप ऐसे ही कर सकते हो, तो एनर्जी भी देख लो, रेशियो ऑफ टू एनर्जीज। भाई एनर्जी भी तो अपन ने सॉल्व किया था, तो ये तो वेलोसिटी का रेशियो आ गया z1 बाय n1। अब जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, n2 ऊपर चला जाएगा, यानी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। तो z1 बाय n1 इंटू n2 बाय z2, तो दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया अलग अलग, z1 z2 को एक साथ लिख दिया, n2 n1 को एक साथ लिख दिया। तो ये वेलोसिटी रेशियो आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। अब एनर्जी का रेशियो पूछा होता, तो सपोज करो E1 है, E1 कितना होता है, E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 Z1 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर। और अगर मैं बात करूँ E2 की, या कोई भी E2 E3 या जो भी है, अपन को तो दो का रेशियो चाहिए, वो तो यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगी, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 Z2 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर। यानी आपको किसी क्वेश्चन में वो दो एनर्जी दे दे और बोले कि इनका रेशियो फाइंड करके दो, या E1 E2 के कितने टाइम्स होगी, तो उस टाइम पे आपको ये फॉर्मूले यूज करना है। तो E1 बाई E2 अगर मैं रेशियो निकाल के देखूँ तो कांस्टेंट वैल्यू पूरी कट हो रही है, तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू Z1 बाय Z2 स्क्वायर इंटू N2 बाय N1।
तो ये एनर्जी और वेलोसिटी के रेशियो का फॉर्मूला है। तो एनर्जी का शायद मैंने नहीं लिखवाया था, बट कोई बात नहीं। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते एनर्जी पे, रेशियो पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। जो क्वेश्चन होते हैं वो जिस टाइप के होते हैं मैंने आपको करा दिया, बट फिर भी आप इस फॉर्मूले को याद रखो, ये अपन डिराइव भी कर सकते हैं। तो आप अपने आप को इस टाइप से कन्वर्ट करो मेरे साथ कि आप इन सब चीज़ों को खुद से भी डिराइव कर सको, या क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप इन सब चीज़ों को खुद से भी कर सको। क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ऐसा ही R1/R2 किया था, ऐसा ही V1/V2 हुआ, ऐसा ही E1/E2 हो गया। ठीक है, रेडियस रेशियो यहाँ से सॉल्व करें। अब अगर हमें 2 देगा, सपोज इसके लिए क्वेश्चन बनाऊं, तो इसके लिए मैं बोलूँ फाइंड वेलोसिटी, फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2। तो हमारे पास ये 2 डाटा दे दिए उसने, इसका मतलब थर्ड, तो ये N1 की वैल्यू हो गई 3, तो Z1 की कितनी होगी, He है 2, N2 है 4, तो Z2 कितना है 3। यही वैल्यूज तो हमें यहाँ से मिल जाती हैं। Z होता है एटॉमिक नंबर, तो हम एलिमेंट को देख के, आयन को देख के उसका एटॉमिक नंबर दे सकते हैं, और थर्ड और फोर्थ ये N की वैल्यू हो जाती है। तो ये सिर्फ पुट ही तो करनी है, यानी दोनों क्वेश्चन में डाटा पुट हो सकता है और आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। इन सब क्वेश्चन में सिर्फ आपको N और Z फाइंड करना होता है, और N और Z क्वेश्चन आपको खुद ही दे देता है, ये बोल के कि इस आयन का, ये वाले शेल का, तो वहाँ से आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है। हटा दूँ इसको, तो अपन 1-2 क्वेश्चन वेलोसिटी के करते हैं। इस पर भी करा दूंगा, तो यही एक क्वेश्चन है, इसे ही सॉल्व करके देखना। अब इसे सॉल्व करना है तो चलो इसे ही सॉल्व करा देता मैं। मान लो V1/V2 हमें इस डाटा के लिए चाहिए था। Z1 की वैल्यू कितनी है 2, Z2 कितना है 3 इंटू N2 कितना है 4, N1 कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 8/9, यानी V1/V2 कितना आ जाएगा 8/9। अगर ये डाटा सेम डाटा हमको यहाँ पुट करना होता तो E1/E2 कितना हो जाता, देखो इधर E1/E2 इज इक्वल टू Z1/Z2 का स्क्वायर, Z1 कितना है 2/3 का स्क्वायर इंटू 4/3 का स्क्वायर, 4/9 इंटू 16/9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा 64/81 एनर्जी रेशियो आ जाता। तो ये सारे डाटा तो यार आप लोग इजीली पहचान सकते हो ना, कि ये ऑर्बिट और ये सेल एन बोल देगा तो आप पहचान लोगे ना जेड क्या है एन क्या है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कर लोगे ना, ठीक है। तो बाकी चीज़ें कुछ बचती नहीं है। जो मेन था हमारा वो एनर्जी और रेडियस था, उस पर हमने अच्छे से काम किया। ये सब तो क्या है उसने दिया था, वेलोसिटीज वगैरह कोई नहीं पूछता। अभी आपने एक क्वेश्चन देखा वेलोसिटी का, वो वेलोसिटी का क्वेश्चन रेडियस के फॉर्म में आया, यानी रेडियस देके उसने पूछा था, तो उसमें अपना पोस्टुलेट लगा था mvr = nh/2 पर। बट अभी अगर आ जाता है तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। कोई नहीं, मैं ही तो क्वेश्चन करा देता, फिर भी क्या जाता है, वरना बोलोगे फिर तुम लोग सच में ही आलसी मान लोगे मुझे। फाइंड velocity of electron in Bohr's third orbit of Li plus 2। ठीक है, हमको वेलोसिटी फाइंड करनी, तो v इज इक्वल टू v नॉट इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, ये हमारा फॉर्मूला होता है, यही होता है ना। अब v इज इक्वल टू v नॉट की वैल्यू कितनी होती है 2.17 इंटू 10⁶। z बात कर रहा है Li की, तो Li का z होता है 3, क्योंकि Li का एटॉमिक नंबर होता है 3 और n की वैल्यू भी 3, तो इसका मतलब 2.17 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन एक इजी फॉर्मेट में। ठीक है, और रेशियो वाला क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था। बता दो इसे,
अब एक लास्ट डेरिवेशन बचता है बोहर का, उसको भी अपन देख लेते हैं। फिर बोहर के लिमिटेशंस की बात करेंगे और बोहर मॉडल ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आपको कुछ शीट, मैंने बोला ना आज कुछ क्वेश्चन दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा अभी, जब तक आपका ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक नॉर्मल बेसिस पे प्रैक्टिस कराऊंगा। हाँ, जब क्वेश्चन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं डन कर दूंगा कि हाँ चैप्टर पूरा हो गया, तो मैं आपको एक बुक सॉल्व करवाऊंगा। यानी करीब हम उस टाइम पे मे बी 150 to 200 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, जिसमें बहुत सारे डाउट आएंगे, तो वो डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो। बहुत सी जगह पे हूँ मैं। हाँ, मैं भी अब बोल सकता है स्टार्स की तरह, फॉलो मी ऑन यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे नहीं, यूट्यूब और व्हाट्सअप, तो हम वहाँ डाउट पूछ सकते हो, फॉलो नहीं कर सकते। चलिए, लास्ट है टाइम पीरियड। यानी इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कितना होता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो टाइम पीरियड। अब ये सब आप सब जानते हो, टाइम क्या होता है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही होता है ना टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में, तो डिस्टेंस अपनी हो जाएगी 2πr, और स्पीड इज डिफाइंड एज वेलोसिटी v। हमने दोनों चीज फाइंड कर रखी है। टाइम पीरियड t इज इक्वल तो 2π, रेडियस का फॉर्मूला रख देंगे, तो रेडियस क्या होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π² m z स्क्वायर। वेलोसिटी अभी हमने फाइंड किया है, तो वेलोसिटी क्या है 2π z स्क्वायर अपॉन nh। यही तो अभी जस्ट इससे पहले डेरिवेशन कराया था, उसमें यही तो आया था। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nh ऊपर चला जाएगा और 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, n क्यूब h क्यूब अपॉन 4π² m z और z स्क्वायर e स्क्वायर e की पावर। तो ये आ गया टाइम पीरियड का इक्वेशन। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो ये जो आपका जो भी फॉर्मूला आया है, जिसमें भी ये सब आया था, E इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आ रहा था, तो ये सब एक ही चीज इंडिकेट करता है कि जो चीज ऊपर है E एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। तो यहाँ से T सारी कांस्टेंट वैल्यूज रखनी पड़ती है, तो हम यहाँ पे सारी कांस्टेंट वैल्यू और ये सब कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि टाइम पीरियड में हमेशा रेशियो पे क्वेश्चन आएगा। तो रेशियो का क्वेश्चन आएगा क्योंकि इनकी कांस्टेंट वैल्यू देके कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है। टाइम पीरियड जनरली डिफाइन ही नहीं किया गया, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा कि टाइम पीरियड की बात आ जाए तो आप कैसे करोगे। तो टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया गया है, टाइम पीरियड पे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरे को टाइम पीरियड का रेशियो निकालना होता लाइक T1/T2, तो आप सब जानते हो कि ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है, तो ये सब तो आपस में कट ही जाते। तो इक्वेशन क्या आती है T1/T2। अगर मैं T1 के लिए इस इक्वेशन को देखूँ तो जो कांस्टेंट नहीं है वो क्या है n क्यूब और z स्क्वायर ना, तो ये n1 ये z1 हो जाता, और T2 के लिए क्या हो जाता n2 क्यूब अपॉन z2 स्क्वायर। तो इसी को अपन को रखना है। तो T1 इज इक्वल टू n1/n2 का होल क्यूब इनटू क्या होता है जब अपन रखते हैं z2 ऊपर चला था, z2/z1 का होल स्क्वायर। तो इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो रेशियो पे ही आएगा, डायरेक्टली टाइम पीरियड पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बाकी सारे कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो T1/T2 करोगे तो ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसमें भी H1 M1 4/1 4/2 ऐसा तो कुछ होगा नहीं, ये तो डायरेक्टली कट हो जाएंगे। तो जो इक्वेशन आएगी वो इसी फॉर्म में आ जाएगी। तो ये था टाइम पीरियड का रेशियो। तो ये लास्ट डेरिवेशन था बोहर का, और यहाँ से बोहर के सारे डेरिवेशन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ख़त्म हो गए। तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि बोहर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पर टाइम लगेगा। तो भाई इतना टाइम तो लगा, 2-3 लेक्चर तो इसने खाए लगभग। तो आज का लेक्चर भी थोड़ा छोटा ही रहेगा, 45 मिनट 50 मिनट के आसपास का, क्योंकि अब बोहर के बाद कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट होगा, अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे
वो नेचर पढ़ रहे थे, पार्टिकल नेचर, जैसे अपन होते हैं नॉर्मली। अगर अपन सर्कुलर पाथ पे जाएंगे तो जैसा पाथ है वैसे ही जाएंगे ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक और बिहेवियर डिफाइन किया गया है जिसे बोला गया है वेव मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी मूव करता है। तो अब जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन पे ही आने वाला है। अब मैं और तुम अगर सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं तो अपन वेव की तरह थोड़ी नहीं जाएंगे, सीधा ही जाएंगे ना। सर्कुलर पाथ है तो ऐसे ही जाओगे ना, या फिर ऐसे जाओगे। तो ये होता है पार्टिकल नेचर जो अपना है, और वेव नेचर इलेक्ट्रॉन रखता है, ऐसा एक साइंटिस्ट ने थोड़ा सा डिफाइन किया जिनका नाम था डी ब्रॉगली। तो वहाँ से अपन को नए लेक्चर स्टार्ट करने हैं तो वो नए लेक्चर में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट आज बात करूँगा फिर नहीं, जो भी करेंगे पूरा सेपरेट करेंगे। नोट डाउन कर लिया भाई, हटा दो इसे। टाइम पीरियड सारी चीज़ें अच्छे से इन्हें ऑब्जर्व कर लेना ओवर मॉडल में। और अगर ऐसे बेसिकली तो सारी चीज़ें हो गई हैं, क्वेश्चंस पे ही डिपेंड करता है, क्वेश्चंस ही चेंज होते हैं। तो ऐसे तो ये बहुत इजी है, बट हाँ इसमें चांसेस बहुत होते हैं क्वेश्चन पूछने, क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। यानी बोहर्स मॉडल एक सबसे बड़ा मॉडल है जिसे पढ़ने में टाइम लगता है। अब अपन बात करते हैं लास्ट चीज़, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। यानी बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस क्या क्या थी इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, और यहीं से आज लेक्चर और बोहर मॉडल दोनों को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिमिटेशन पहला बोहर मॉडल। तो पहले बेसिकली सुन लो, या फिर साथ में लिखते रहेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करता और एक एक बताते जाता। हमने बोहर मॉडल स्टार्टिंग से देखा, लेकिन हमने क्या देखा कि बोहर मॉडल या तो हाइड्रोजन के लिए क्वेश्चन दे रहा था, या He+ के लिए दे रहा था, या Li+2 के लिए दे रहा था, या Be+3 के लिए। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि वो सिर्फ उन्हीं स्पीसीज पे क्वेश्चन दे रहा था, या उन्हीं स्पीसीज को एक्सप्लेन कर रहा था जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहला जो लिमिटेशन है वो यही है, बोहर्स मॉडल is based on single electron species। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन कौन है? तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं He+, ये सारे आप जानते हो। हाइड्रोजन में 1H1 एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर बात की जाए 2He4, लेकिन मैं इसको हटा दूँ, इसको लिखूँ He+, तो ये जो नीचे नंबर होता है, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था ना इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, Li+2। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके पास। ये सब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इनको पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में दिखाया जाता है, और इस पॉजिटिव चार्ज को अपन बोलते हैं आयनाइजेशन। तो बच्चे देखो, एक ही चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा इजी करके चैप्टर मैंने आपको दिया है, बोहर मॉडल वगैरह सारी चीज़ें। आप ऐसा मत करना कि आज का लेक्चर पढ़ रहे हो कल वो आपको याद नहीं है। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, वरना एक काम करो, इन्हें स्टोर करके रखो। जब सब कुछ आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, तब एक साथ सारे लेक्चर्स पढ़ लेना, अगर आप इतने कैपेबल हो तो। वरना अगर कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, टाइम पास मत करना कि अपन बेड पे पड़े हैं, मोबाइल हाथ में है, वीडियो की तरह देखते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो ताकि आपको एक एक चीज़ का मतलब समझ में आए। और आप वैसे भी शायद मेरे हिसाब से आप बैच 3rd में कंसीडर हो रहे हो। 3rd बैच का मतलब समझते हो, यानी आपसे ऊपर 2 बैच है। अब वो अभी एडमिशन के हिसाब से है, कोई किसी को पर्सनली जानता नहीं है कौन बच्चा कितनी एबिलिटी रखता है। लेकिन 3rd बैच मैंने अभी लास्ट ईयर तो पढ़ाया ही नहीं, 1st और 2nd मैंने पढ़ाए हैं। 2nd मेरा ही था, 1st के कुछ टॉपिक मैंने पढ़ाए। फिर 3rd बैच से बहुत सारे बच्चे 1st और 2nd में भी जा सकते हैं।
तो यही सोचूंगा कि आप लोग अच्छे से काम कर रहे हो और कर रहे हो लाइक फर्स्ट और सेकंड बैच के जैसे काम। ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हो। पहला लिमिटेशन क्लियर हुआ। दूसरा, बोहर मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब देखो दोनों का मतलब सेम ही। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो, और सिंगल इलेक्ट्रॉन। दोनों पॉइंट क्लियर है, लेकिन इससे क्या होता है एक बार अपन को आइडिया मिल जाता है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्लेन नहीं होता और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही ये वैलिड होता है। तो ये सेकंड लिमिटेशन है, नोट डाउन कीजिए इसको। थर्ड, नोट डाउन कर लिया। अब जो थर्ड बताने जा रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको बस पता होना चाहिए कि क्या होता है। बोहर्स मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन स्टार इफेक्ट। अभी स्टार इफेक्ट क्या होता है? देखिए, एमिशन हो रहा है, यानी स्पेक्ट्रल लाइन की बात की जाए, स्पेक्ट्रल लाइन कहीं से इलेक्ट्रॉन जम करके आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो चीजें काम करती हैं, ठीक है। तो दो चीजें तो हमेशा रहेंगी। तो बोहर ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है। तो जो स्टार इफेक्ट था वो स्पेक्ट्रल लाइन में इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता था कि दो थे, पहले मैं दूसरा भी लिखवा देता। तो ये थर्ड था, और फोर्थ था बोहर्स मॉडल does not explain Zeeman। तो Zeeman इफेक्ट स्पेक्ट्रल लाइन पे, जैसे स्टार इफेक्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड। यानी बोहर जीमैन और स्टार इफेक्ट को डिफाइन नहीं करता, ठीक है। तो बोहर ना तो इलेक्ट्रिक स्टार इफेक्ट को डिफाइन करता है, ना ही जीमैन इफेक्ट। तो स्टार इफेक्ट का मतलब होता है कि स्पेक्ट्रल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और जीमैन का मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ही होता है इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करने वाली वेव्स, ठीक है। तो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं स्पेक्ट्रल लाइन है, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन ना इन इफेक्ट की वजह से स्प्लिट होते हुए दिखाई देती है। यानी अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ये लाइन जो अपन बोलते हैं ना स्पेक्ट्रल लाइन, इसकी वेवलेंथ फाइंड करो, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, तो वो स्प्लिट होती हुई दिखाई देती है इन दोनों इफेक्ट की वजह से। तो इसको बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये था उसका थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट। यानी स्टार इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट को बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। स्टार इफेक्ट मतलब स्पेक्ट्रल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो स्टार इफेक्ट कहलाता है, और स्पेक्ट्रल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो जीमैन इफेक्ट कहलाता है। तो इन दोनों को उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। एंड लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिमिटेशन जो थी वो ये थी कि बोहर के बाद, मैंने आपको बताया बोहर के बाद वेव नेचर आया था। तो वेव नेचर देने वाले साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रॉगली, जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को बोला था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जो इसके जस्ट बाद अपन पढ़ने वाले। तो बोहर ने पार्टिकल नेचर तो डिफाइन किया था अच्छे से, रेडियस वगैरह सारी चीज़ें बता दी, लेकिन उसने वेव नेचर को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया था। तो जो नेक्स्ट है वो यही है, बोहर्स मॉडल वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब dual nature of electron and
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों को बोहर ने, यानी इनका जिक्र तक भी बोहर ने नहीं किया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक था कि इसने वेव नेचर को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया था। वेव नेचर के बारे में बात ही नहीं की इसने, जिसको किसने दिया था, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये डुअल नेचर देने वाले थे डी ब्रॉगली, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट, इसको अपन आगे देखेंगे। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था हाइजेनबर्ग करके साइंटिस्ट थे, तो हाइजेनबर्ग ने इसको दिया था। ये दोनों अभी अपने आगे आने वाले हैं। तो ये थे बोहर के लिमिटेशंस। तो इन सब चीज़ों के बारे में बोहर ने बात नहीं की। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो एक बार जल्दी से। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपका बोहर मॉडल पूरा कंप्लीट हो गया। और लेक्चर अपलोड करने के जस्ट बाद ही मैं आपको एक शीट क्लासरूम पे दे दूंगा, तो वहाँ आपको शीट भी सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए अच्छे से सारी चीज़ों को सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से सारी चीज़ों को देखिए। और लेक्चर्स अगर आपको लगते हैं कहीं मिस हो रहे हैं, जैसे मैं बीच बीच में बोलता हूँ कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका, तो उन चीज़ों को वापस से देखा करो ना, सिर्फ देख के मत आया करो, उस पर थोड़ा देर रुका करो, वापस से उसको माइंड में सेट करो, ताकि दोबारा फिर आपको ना देखना पड़े। तो सारी चीज़ों को अच्छे रिवाइज करते हुए चलो अच्छे से। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।